आज हम एक बेहद पेचीदा और संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, गाजा पट्टी की नाकेबंदी। ये नाकेबंदी आखिर है क्या? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये इजराइल और मिस्र द्वारा 2007 से लगाए गए कड़े प्रतिबंध हैं, जो गाजा में जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से लोगों और सामान की आवाजाही को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सरहदें बंद करना भर नहीं है। ये एक आप कह सकती हैं कई परतों वाली नियंत्रण व्यवस्था है जिसने गाजा को बाकी दुनिया से काफी हद तक काट दिया है। हमारी आज की बातचीत कुछ खास स्रोतों पर आधारित रहेगी। हमने विकिपीडिया से गाजा पट्टी की नाकेबंदी पर जो विस्तृत जानकारी मिली है उसे देखा है। साथ ही हमारे पास नॉर्मन फिंकलस्टीन का एक विश्लेषण है। ये विश्लेषण 2010 की मावी मारमारा घटना की इजरायली जांच, जिसे तुर्खेल कमीशन रिपोर्ट कहा गया, उसकी काफी कड़ी आलोचना करता है। हाँ, वो काफी चर्चित रिपोर्ट और उसकी आलोचना रही है। और एक हाल का अनुभव भी है मानवाधिकार कार्यकर्ता और फोटोग्राफर शाहिदुल आलम का। वो फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन के जहाज कॉन्शियंस पर सवार थे। हाँ, तो ये अलग अलग स्रोत हमें इस नाकेबंदी की तस्वीर के कई पहलू दिखाते हैं। मतलब इसका इतिहास, कानूनी पक्ष क्या है, इंसानों पर इसका असर और जाहिर है जमीनी हकीकत क्या है। बिल्कुल, तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से सबसे अहम जानकारी निकालें और उसे श्रोताओं के सामने रखें। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नाकेबंदी शुरू कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण बताए जाते हैं, इसका गाजा के लोगों पर क्या असर पड़ा है, कानूनी तौर पर इस पर क्या बहस चलती है और इससे जुड़े मानवीय अनुभव क्या रहे हैं। तो ये एक जानकारी से भरा सफर होगा जिसमें कुछ हैरान करने वाले तथ्य भी होंगे और लोगों की कहानियां भी। चलिए इस जटिल मुद्दे की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा भी, कि गाजा की ये नाकेबंदी अचानक 2007 में नहीं शुरू हुई। इजराइल ने लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां तो 1990 के दशक की शुरुआत से ही लगानी शुरू कर दी थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसकी जड़ें असल में काफी पुरानी है। देखिए, 1991 में फिलिस्तीनियों के लिए सामान्य निकास परमिट रद्द कर दिए गए थे और फिर मार्च 1993 में इसे स्थायी तौर पर लागू कर दिया गया। अच्छा। फिर 1994 में गाजा और इजराइल के बीच एक भौतिक बाधा, मतलब एक दीवार जैसी चीज, वो खड़ी की गई और उसी दौर से कुछ विश्लेषक और राजनयिक इसे सामूहिक दंड का एक रूप मानने लगे थे, क्योंकि इसने लोगों और सामान की आवाजाही को बहुत ही मुश्किल बना दिया था, है ना? हाँ, सही बात है। फिर 2005 में एक बड़ी घटना हुई जिसे डिसएंगेजमेंट कहा गया, जब इजराइल ने गाजा से अपनी बस्तियां और सेना हटा ली। उसके बाद क्या हुआ? क्या हालात कुछ सुधरे? नहीं, देखिए, हालात सुधरे नहीं बल्कि असल में और उलझ गए। 2005-06 में भी, मतलब इजराइल के हटने के फौरन बाद भी कई तरह की पाबंदियां जारी रहीं। उस समय क्वार्टेट यानी अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र का समूह, उनके विशेष दूत थे जेम्स वोल्फेसोन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा था कि इजरायली सेना हटने के बाद गाजा बाहरी दुनिया से असरदार तरीके से कट गया था और इसके गंभीर मानवीय और आर्थिक नतीजे हुए। जैसे कि मिसाल के तौर पर कार्नी क्रॉसिंग, जो उस वक्त निर्यात का इकलौता रास्ता था, उसे बार बार बंद किया जाता रहा। इससे हुआ ये कि गाजा की खेती, खासकर उनके ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट्स, कपड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सब तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपना माल बाहर भेज ही नहीं पा रहे थे। मतलब अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा। बिल्कुल सीधा। और फिर 2006 में एक बड़ा राजनीतिक मोड़ आया, जब हमास ने फिलिस्तीनी विधायी परिषद का चुनाव जीत लिया। इसने स्थिति को कैसे बदला? हाँ, वो चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस चुनाव के नतीजों ने समीकरण ही बदल दिए। इजराइल और क्वार्टेट समूह ने हमास के नेतृत्व वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जिसे पीए भी कहते हैं, उस सरकार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। किस तरह के प्रतिबंध? इसमें पीए को जो अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती थी उसे रोकना शामिल था और इजराइल जो पीए के लिए टैक्स रेवेन्यू जमा करता था उसे भी रोक दिया गया। क्वार्टेट ने हमास के सामने 3 शर्तें भी रखी कि वो इजराइल को मान्यता दे, हिंसा छोड़े और इजराइल पीए के बीच जो पिछले समझौते हुए हैं उन्हें माने। और हमास ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। और फिर जून 2007 में स्थिति और बिगड़ गई, जब हमास ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से सैन्य नियंत्रण कर लिया और फतह के सुरक्षा बलों को वहां से हटा दिया। बिल्कुल, वो एक क्या कहते हैं, निर्णायक मोड़ था। उसके फौरन बाद इजराइल ने नाकेबंदी को बेहद सख्त कर दिया, मतलब लगभग पूरी तरह से बंद।
मिस्र ने भी अपनी तरफ से रफा क्रॉसिंग बंद कर दी। इजराइल का तर्क क्या था इसके पीछे? इजराइल का तर्क था कि चूंकि फतह के सुरक्षा बल अब गाजा में नहीं थे, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी हो गया था। घोषित तौर पर मकसद बताया गया कि हथियारों की तस्करी रोकनी है और हमास पर आर्थिक दबाव डालकर उसे कमजोर करना है। बल्कि कुछ लीक हुए इजरायली दस्तावेजों में तो इसे बाकायदा आर्थिक युद्ध का नाम दिया गया था। आर्थिक युद्ध? तो ये नाकेबंदी जमीन पर दिखती कैसे है? मतलब गाजा में आने जाने और सामान लाने ले जाने का रास्ते कौन से हैं और उन पर नियंत्रण कैसे होता है? देखिए, मुख्य तौर पर तो सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। 2 इजराइल के नियंत्रण में है, एरेज क्रॉसिंग जो लोगों की आवाजाही के लिए है, और केरम शालोम जो सामान के लिए है। तीसरा रास्ता रफा क्रॉसिंग है जो मिस्र के नियंत्रण में है। अब इजराइल जो है वो एरेज से फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर बहुत सख्त नियंत्रण रखता है। सिर्फ बहुत ही सीमित संख्या में मजदूरों को परमिट मिलता है और कुछ लोगों को गंभीर मानवीय या चिकित्सा कारणों से आने जाने दिया जाता है। कितना सीमित? अंदाजन? अंदाजा ये है कि ये संख्या साल 2000 के मुकाबले 5% से भी कम रह गई है। और एक दिलचस्प बात यह है कि रफा क्रॉसिंग पर भी इजराइल का अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। वो कैसे? क्योंकि वो फिलिस्तीनी जनसंख्या रजिस्ट्री को नियंत्रित करता है। इससे लोगों के लिए यात्रा दस्तावेज हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो लोगों की आवाजाही पर इतनी पाबंदियां हैं, ये तो समझ आया। लेकिन सामान का क्या? रोजमर्रा की चीजें, उनके आने जाने पर भी इसी तरह के रोक टोक है? सामान के मामले में भी स्थिति बहुत जटिल है। आयात मतलब जो सामान गाजा में आता है उस पर भारी प्रतिबंध है। इजराइल ने एक लंबी लिस्ट बना रखी थी कि क्या आ सकता है और क्या नहीं। खासकर उन चीजों पर कड़ी पाबंदी है जिन्हें दोहरे उपयोग यानी ड्यूल यूज वाला माना जाता है। दोहरे उपयोग मतलब जिनका नागरिक इस्तेमाल भी हो सकता है और सैन्य भी। इसमें कई तरह की निर्माण सामग्री आती है, जैसे सीमेंट, स्टील, कुछ खास तरह के कंप्यूटर उपकरण वगैरह। ये चीजें अगर गाजा में आनी है तो केवल अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ता संस्थाओं की परियोजनाओं के तहत ही आ सकती हैं, वो भी कड़ी निगरानी और इजाजत के बाद। और निर्यात का क्या? गाजा से बाहर सामान भेजना? निर्यात तो लगभग पूरी तरह से बंद है और विश्व बैंक और दूसरी संस्थाएं लगातार यही कहती आई हैं कि यही गाजा के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट है। और समुद्री और हवाई रास्ते, उनका क्या हाल है? गाजा का समुद्र या हवा से संपर्क तो समझिए पूरी तरह कटा हुआ है। इजरायली नौसेना समुद्री नाकेबंदी लागू करती है। मछली पकड़ने का जो इलाका है उसे भी बहुत ज्यादा सिकोड़ दिया गया है, कई बार तो तट से सिर्फ 3 समुद्री मील तक, जबकि पुराने समझौतों में ये सीमा काफी ज्यादा थी। और हवाई क्षेत्र? हवाई क्षेत्र भी पूरी तरह से इजराइल के नियंत्रण में है। इजरायली लड़ाकू जेट्स और निगरानी ड्रोन नियमित रूप से गाजा के ऊपर उड़ान भरते रहते हैं, जो एक तरह से लगातार निगरानी का माहौल बनाए रखते हैं। इस लंबी नाकेबंदी के दौरान कई बड़ी घटनाएं भी हुई जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा, जैसे जनवरी 2008 में मिस्र सीमा का टूटना। शायद श्रोताओं को याद हो जब हमास के लड़ाकों ने गाजा मिस्र सीमा की दीवार के कुछ हिस्सों को उड़ा दिया था। हाँ, वो घटना असल में इजरायली नाकेबंदी के बढ़ते दबाव और जरूरी सामान की किल्लत के जवाब में हुई थी। अच्छा। अनुमान है कि लाखों गाजावासी जरूरी सामान, भोजन और ईंधन खरीदने के लिए सीमा पार करके मिस्र के इलाके में चले गए थे। मिस्र के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे हुस्नी मुबारक, उन्होंने कुछ दिनों तक मानवीय आधार पर इसे होने दिया, लेकिन फिर सीमा को दोबारा सख्ती से बंद कर दिया गया। इसके कुछ महीने बाद जून 2008 में एक संघर्ष विराम की कोशिश भी हुई थी, है ना? हाँ, हुई तो थी। मिस्र की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच 6 महीने का संघर्ष विराम समझौता हुआ था। अच्छा। इसके तहत इजराइल नाकेबंदी में धीरे धीरे ढील देने पर सहमत हुआ था। और शुरुआत में कुछ जरूरी सामान गाजा जाने भी लगा, पर वो चला नहीं। शायद नहीं, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। नवंबर-दिसंबर 2008 आते आते वो टूट गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। इजराइल का कहना था कि हमास हथियार तस्करी और रॉकेट हमले जारी रखे हुए हैं, जबकि हमास का आरोप था कि इजराइल ने नाकेबंदी में वादे के मुताबिक ढील नहीं दी और कई बार हमले भी किए। इसी के बाद फिर दिसंबर 2008 जनवरी 2009 का वो बड़ा गाजा युद्ध हुआ था। इसी दौर में नाकेबंदी तोड़ने के लिए समुद्री रास्ते से भी कोशिशें हुई, जैसे फ्री गाजा मूवमेंट के जहाज। और फिर मई 2010 की वो घटना जिसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, गाजा फ्रीडम फ्लोटिला, और खासकर उसके मुख्य जहाज मावी मारमारा पर इजरायली कमांडो का हमला। बिल्कुल, वो एक बेहद दर्दनाक घटना थी।
इजरायली कमांडो के हमले में 9 तुर्की नागरिक मारे गए थे और एक 10वां व्यक्ति कई साल कोमा में रहने के बाद चल बसा। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त गुस्सा पैदा किया और इजराइल की कड़ी आलोचना हुई। हाँ, मुझे याद है। दबाव में आकर फिर इजराइल ने इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन बनाया जिसे तुर्केल कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसका काम इस हमले के कानूनी पहलुओं की जांच करना था। अच्छा, और हमारे पास इसी तुर्केल कमीशन की रिपोर्ट का एक आलोचनात्मक विश्लेषण है जो नॉर्मन फिंकलस्टीन ने किया है। फिंकलस्टीन इस रिपोर्ट के बारे में क्या मुख्य बातें उठाते हैं? देखिए, फिंकलस्टीन इस तुर्केल रिपोर्ट को एक ग्रोटेस्क व्हाइट वॉश कहते हैं, जिसका मतलब है एक भद्दा लीपापोती करने वाला प्रयास। उनका मुख्य तर्क ये है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से इजरायली पक्ष को सही ठहराने और कमांडो की कार्रवाई को जायज बताने के लिए लिखी गई थी। रिपोर्ट का सार ये था कि मावी मामरा पर सवार यात्री, खासकर तुर्की के मानवाधिकार संगठन IHH के कार्यकर्ता, वो हिंसक थे। उन्होंने कमांडो पर पहले हमला किया, उनके पास हथियार थे और कमांडो ने केवल आत्मरक्षा में और आखिरी विकल्प के तौर पर बल प्रयोग किया। फिंकलस्टीन जो सबसे बड़ी बात उठाते हैं वो ये है कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर एक पूरी घटना को ही अलग रंग दिया जा सकता है। तो फिंकलस्टीन किन आधारों पर इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं? क्या सबूत देते हैं वो कई ठोस आधार बताते हैं। पहला, कि रिपोर्ट मुख्य रूप से इजरायली कमांडो के बयानों पर आधारित थी, जिनसे ना तो स्वतंत्र रूप से कड़ी पूछताछ हुई, ना ही उन्हें झूठी गवाही देने पर किसी सजा का डर था। अच्छा। दूसरा, जहाज पर सैकड़ों यात्री सवार थे, उनकी गवाही को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तीसरा, रिपोर्ट इस बुनियादी सवाल पर चुप है कि अगर इजराइल का इरादा शांतिपूर्ण था तो उसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में रात के अंधेरे में जहाज पर हमला क्यों किया? हाँ, ये सवाल तो बनता है। चौथा, रिपोर्ट में हथियारों की लिस्ट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जैसे रसोई के चाकू, जहाज की सुरक्षा के लिए रखी कुल्हाड़ियां और लोहे की कुछ छड़ों को हथियारों का जखीरा बता दिया गया, जबकि यात्रियों के पास कोई गोली चलाने वाला हथियार यानी फायर आर्म नहीं मिला था। और सबसे गंभीर बात, फिंकलस्टीन रेखांकित करती हैं कि रिपोर्ट इस बात पर लगभग पूरी तरह से चुप है कि आखिर उन 9 यात्रियों की मौत हुई कैसे, जबकि तुर्की द्वारा करवाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिन्हें तुर्केल कमीशन ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, वो बताती हैं कि कई लोगों को कई गोलियां लगी थीं और कुछ को तो बेहद नजदीक से सिर में गोली मारी गई थी, जो एक तरह से बिना सुनवाई के हत्या, मतलब समरी एग्जीक्यूशन की तरफ इशारा करता है। फिंकलस्टीन ये भी बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा गठित एक स्वतंत्र तथ्य खोज मिशन के निष्कर्ष भी तुर्केल रिपोर्ट के निष्कर्षों के बिल्कुल उलट थे। उन्होंने इजरायली कार्रवाई को गैर कानूनी और अत्यधिक बल प्रयोग माना था। तो इस मावी मारमारा घटना और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, उसके चलते क्या नाकेबंदी में कुछ नरमी आई, कुछ ढील दी गई? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ये सही है। इसके जवाब में जून 2010 में इजराइल ने अपनी नीति में कुछ बदलाव की घोषणा की। उसने कहा कि अब वो प्रतिबंधित वस्तुओं की एक छोटी सूची रखेगा और बाकी जो नागरिक वस्तुएं हैं उन्हें गाजा में जाने देगा। तो इससे कुछ फर्क पड़ा? हाँ, कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का आना बढ़ा, लेकिन जो निर्माण सामग्री थी, जैसे सीमेंट, स्टील, बजरी वगैरह, उन पर प्रतिबंध मोटे तौर पर जारी रहे, क्योंकि उन्हें अब भी दोहरे उपयोग वाला माना जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निर्यात पर प्रतिबंध लगभग पहले जैसे ही बने रहे, जिसमें गाजा की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाए रखा। उधर मिस्र ने भी 2011 की क्रांति के बाद कुछ समय के लिए रफाह क्रॉसिंग को खोला था, लेकिन बाद में वहां भी सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध फिर से कड़े हो गए। इस दौरान मिस्र सीमा के नीचे बनी सुरंगों की भी बहुत चर्चा होती थी, उनकी क्या भूमिका थी? हाँ, वो सुरंगें तो कई सालों तक गाजा के लिए एक तरह की लाइफलाइन थीं। इजरायलियों और मिस्र की नाकेबंदी से बचने के लिए लोगों ने ये सुरंगें खोदी थीं। इनका इस्तेमाल खाने पीने का सामान, ईंधन, दवाएं, रोजमर्रा की चीजें लाने के लिए होता था, और हाँ, हथियार लाने के लिए भी किया जाता था, ये भी सच है। लेकिन फिर उनका क्या हुआ?
2013 में मिस्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मिस्र की सेना ने एक बड़ा अभियान चलाया और इनमें से ज्यादातर सुरंगों को या तो नष्ट कर दिया या पानी से भर दिया। साथ ही मिस्र ने सीमा पर एक बड़ा बफर जोन भी बना दिया, जिससे ये रास्ता भी लगभग पूरी तरह बंद हो गया। और अगर हम बिल्कुल हाल की स्थिति पर आएं, खासकर अक्टूबर 2023 के संघर्ष के बाद, तब से हालात कैसे बदले? अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद इजराइल ने गाजा की नाकेबंदी को संपूर्ण घेराबंदी यानी कंप्लीट सीज घोषित कर दिया। शुरुआत में तो भोजन, पानी, ईंधन और बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से काट दी गई। पूरी तरह? पूरी तरह। हालांकि बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कुछ मानवीय सहायता ट्रकों को सीमित मात्रा में प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन वो जरूरत के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था और सहायता पहुंचाने में भी भारी मुश्किलें आईं। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने गाजा में गंभीर मानवीय संकट और अकाल फैलने की चेतावनी दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी? हाँ, स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC, उसके मुख्य अभियोजक ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और तत्कालीन रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की, जिसमें उन पर भुखमरी को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इस कदम को सिरे से खारिज कर दिया। और इसी दौरान इजराइल के अंदर भी कुछ घटनाएं हुई? हाँ, इजराइल के अंदर भी कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा गाजा जा रहे सहायता ट्रकों को रोकने और उन पर हमला करने की घटनाएं सामने आईं। ये सब जो हुआ और इतने सालों से जो चल रहा है, इन सब का गाजा के आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? इस स्थिति को अक्सर खुली हवा की जेल या ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक बात है या इसमें वाकई सच्चाई है? नहीं, ये सिर्फ भावनात्मक बात नहीं है, ये जमीनी हकीकत के काफी करीब है। और इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ आलोचक ही नहीं करते, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारियों, ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे प्रतिष्ठित मानवाधिकार संगठनों और यहाँ तक कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन और अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स जैसे नेताओं ने भी किया है। ये गाजा की वास्तविकता को काफी हद तक बयां करता है। आर्थिक असर कैसा रहा है? आर्थिक असर तो विनाशकारी रहा है। विश्व बैंक ने 2015 में ही अनुमान लगाया था कि 2007 से नाकेबंदी के कारण गाजा के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 50% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी थी। मतलब सोचिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये कितना बड़ा झटका है। 50%? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग खत्म हो गया है, निर्यात लगभग शून्य है। 2015 तक गरीबी दर 80% तक बताई गई थी और बेरोजगारी 40% से ऊपर थी। गाजा की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से बाहरी मदद पर निर्भर हो गई। मतलब 50% GDP गिरावट, ये तो वाकई किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कमर तोड़ देने जैसा है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोग सिर्फ बाहरी मदद पर ही निर्भर हो गए? और मानवीय स्थिति कैसी रही? बिल्कुल, ज्यादातर आबादी बाहरी मदद पर निर्भर हो गई और मानवीय स्थिति भी उतनी ही भयावह है। 60% से ज्यादा आबादी खाद्य असुरक्षा का शिकार है। मतलब उन्हें नहीं पता कि अगला खाना कहाँ से आएगा। बच्चों में कुपोषण, खून की कमी यानी एनीमिया और शारीरिक विकास रुक जाने यानी स्टंटिंग की दरें बहुत ज्यादा है। पीने के साफ पानी और बिजली का गंभीर संकट लगातार बना रहता है। स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं, अस्पतालों में दवाएं और उपकरण नहीं है। और क्योंकि निर्माण सामग्री पर प्रतिबंध है, इसलिए युद्धों में तबाह हुए हजारों घरों का पुनर्निर्माण लगभग नामुमकिन हो गया है। और लोगों की आवाजाही, मतलब गाजा से बाहर निकलना या वेस्ट बैंक जाना, उस पर क्या असर पड़ा? लोगों की आवाजाही तो समझिए लगभग ठप हो गई है। गाजा और वेस्ट बैंक, जो दोनों फिलिस्तीनी क्षेत्र माने जाते हैं, उनके बीच यात्रा करना लगभग नामुमकिन है। विदेश यात्रा के लिए इजराइल के रास्ते परमिट मिलना बेहद मुश्किल है। मिस्र के रास्ते रफा क्रॉसिंग भी अक्सर बंद रहती है या उस पर बहुत कड़ी शर्तें लागू होती हैं। लोग सालों तक अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते, इलाज के लिए बाहर नहीं जा पाते, पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते। गाजा के तट पर रहने वाले मछुआरों के बारे में भी काफी सुनने को मिलता है। उनके साथ क्या हुआ? हाँ, समुद्री नाकेबंदी ने गाजा की मछली पकड़ने वाले समुदाय को तबाह कर दिया है। जैसा मैंने पहले बताया, इजरायली नौसेना ने मछली पकड़ने की सीमा को बहुत कम कर दिया है, कभी कभी तो तट से सिर्फ 3 या 6 समुद्री मील तक, जबकि ज्यादातर मछलियां इससे कहीं ज्यादा दूरी पर मिलती हैं। और इजरायली नौसेना अक्सर मछुआरों की नावें जब्त कर लेती है या उन पे फायरिंग करती है। इससे हजारों मछुआरों की रोजी रोटी छिन गई है और गाजा के लोगों के लिए प्रोटीन का एक अहम जरिया भी कम हो गया है।
एक बात और सामने आई थी कि इजराइल ने एक समय ये तक हिसाब लगाया था कि गाजा के लोगों को जिंदा रखने भर के लिए न्यूनतम कितनी कैलोरी की जरूरत है। ये क्या मामला था? हाँ, ये एक बहुत विवादित मामला था। 2012 में एक इजरायली मानवाधिकार संगठन की याचिका पर अदालत के आदेश के बाद इजरायली रक्षा मंत्रालय की एक इकाई है, कोगैट कहते हैं उसे। हाँ, कोगैट। उसे एक दस्तावेज जारी करना पड़ा था। इस दस्तावेज का नाम था फूड कंजम्पशन इन द गाजा स्ट्रिप रेड लाइंस। इसमें गाजा की आबादी को भुखमरी से बचाने के लिए जरूरी न्यूनतम कैलोरी की गणना की गई थी और फिर उसे ट्रकों की संख्या में बदला गया था कि रोजाना कितने ट्रक सामान अंदर जाना चाहिए। अच्छा। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने बाद में कहा कि ये सिर्फ एक कच्चा मसौदा था और इसे कभी पूरी तरह लागू नहीं किया गया, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना था कि असल में इससे भी कम ट्रक गाजा में जाने दिए जा रहे थे। इस दस्तावेज से ये धारणा बनी कि इजराइल का मकसद गाजा के लोगों को सिर्फ जिंदा रखना था, उन्हें सामान्य जीवन जीने देना नहीं। और इसी नीति के तहत एक समय धनिया, जैम, चॉकलेट, किताबें, शैम्पू जैसी चीजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिन्हें बाद में हास्यास्पद मानकर हटाया गया। अभी बड़ा सवाल उठता है, क्या ये नाकेबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से जायज है? कानूनी तौर पर इस पर क्या राय है? देखिए, इस पर गहरा और बुनियादी मतभेद है। इजराइल का मुख्य तर्क हमेशा से सुरक्षा रहा है कि हमास द्वारा रॉकेट हमलों और हथियार तस्करी को रोकने के लिए ये जरूरी है। इजराइल ये भी कहता है कि 2005 में गाजा से अपनी सेना और बस्तियां हटाने के बाद वो अब वहां कब्जा करने वाली शक्ति यानी ऑक्यूपाइंग पावर नहीं है, इसलिए उस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत कब्जा करने वाली शक्ति की सभी जिम्मेदारियां लागू नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहा जाता है? दूसरी तरफ लगभग सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति यानी ICRC, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और कई कानूनी विशेषज्ञ, वो इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का खुला उल्लंघन मानते हैं। उनका तर्क है कि ये गाजा की पूरी आबादी को सामूहिक रूप से दंडित करती है, जो चौथे जिनेवा कन्वेंशन के तहत साफ तौर पर अवैध है। सामूहिक दंड। हाँ, और वो ये भी मानते हैं कि गाजा की सीमाओं, हवाई क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, जनसंख्या रजिस्ट्री वगैरह पर इजराइल के प्रभावी नियंत्रण के कारण वो अभी भी व्यवहारिक रूप से कब्जा करने वाली शक्ति है और उसकी जिम्मेदारियां बनती है। एक दिलचस्प बात ये भी है कि 2011 में संयुक्त राष्ट्र के ही नियुक्त किए गए 5 स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक पैनल ने भी इसे सामूहिक दंड और अवैध करार दिया था, जबकि इससे पहले मावी मारमारा घटना के बाद आई संयुक्त राष्ट्र की ही एक अन्य रिपोर्ट थी, पामर रिपोर्ट, उसने नौसैनिक नाकेबंदी को कानूनी माना था। तो संयुक्त राष्ट्र के भीतर भी इस पर पूरी तरह एक राय नहीं रही है। ये तो काफी उलझा हुआ कानूनी पहलू है। इस पूरी स्थिति पर दुनिया भर से किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं? क्या सभी एकमत हैं इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिक्रियाएं काफी मिलीजुली, जटिल और अक्सर विरोधाभासी रही हैं। खुद फिलिस्तीनियों के भीतर भी गहरे मतभेद हैं। वेस्ट बैंक स्थित फतह के नेतृत्व वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी PA, जिसके अध्यक्ष महमूद अब्बास हैं, उसने कई बार मिस्र द्वारा रफा पर लगाए गए प्रतिबंधों का मतलब दबे तौर पर समर्थन किया है। अच्छा, क्यों? उन्हें डर रहता है कि अगर नाकेबंदी पूरी तरह हट गई तो इससे गाजा में हमास और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जाहिर है, हमास इसे पूरी तरह हटाने की मांग करता है। और बाकी दुनिया? इजराइल अपने सुरक्षा तर्कों पर अड़ा हुआ है और इसे हमास पर दबाव बनाने और एक तरह के आर्थिक युद्ध का जरिया मानता है। मिस्र भी अपनी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता है, खासकर हथियार तस्करी और सिनाई प्रायद्वीप में अस्थिरता का। साथ ही वो वेस्ट बैंक स्थित PA की वैधता बनाए रखने की भी बात करता है। अमेरिका का रुख हमेशा से इजराइल समर्थक रहा है। वो आधिकारिक तौर पर नाकेबंदी का समर्थन करता है, लेकिन समय समय पर खासकर मानवीय संकट बढ़ने पर इसमें ढील लेने का आग्रह भी करता रहा है। और संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ? संयुक्त राष्ट्र लगातार इसकी कड़ी आलोचना करता रहा है, इसे अस्वीकार्य पीड़ा और सामूहिक दंड कहता रहा है। यूरोपीय संघ, UK, तुर्की, आयरलैंड जैसे कई देशों ने भी नाकेबंदी की आलोचना की है और इसे हटाने का आह्वान किया है। जैसा हमने पहले जिक्र किया, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने तो इसे प्रिजन कैंप तक कह दिया था।
और लगभग सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय मानवाधिकार और मानवीय संगठन इसे लगातार अवैध सामूहिक दंड बताते हुए फौरन हटाने की मांग करते रहे हैं। हाल ही में फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन ने एक बार फिर समुद्री रास्ते से गाजा तक सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। इस बार उनके साथ जाने माने बांग्लादेशी फोटोग्राफर और मानवाधिकार कार्यकर्ता शाहिदुल आलम भी थे, कॉन्शियंस नाम के जहाज पर। उनका अनुभव इस बारे में क्या बताता है? वो स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों के साथ एकजुटता दिखाने का एक तरीका है, जिनकी हिम्मत और पीड़ा ने उन्हें और जहाज पर सवार बाकी लोगों को बहुत प्रेरित किया है। उन्होंने जहाज पर बिताए मुश्किल हालात का भी जिक्र किया है, जैसे सोने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी, ज्यादातर लोग फर्श पर स्लीपिंग बैग में सो रहे थे, पीने के पानी की इतनी कमी थी कि नहाना तक मुमकिन नहीं था। बाप रे, और क्या वहाँ सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं थीं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बताया कि ड्रोन से लगातार उनकी निगरानी की जा रही थी। किसी संभावित हमले की स्थिति से निपटने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा अभ्यास किए जाते थे। समुद्री बीमारी यानी सी सिकनेस एक आम समस्या थी और जहाज पर चिकित्सा सुविधाएं बहुत सीमित थीं। इन सबके बीच पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के लिए अपना काम करना, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, लेख लिखना, इंटरव्यू देना और जमीन पर मौजूद टीमों के साथ तालमेल बिठाना भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। और साथ ही जहाज के रोजमर्रा के काम जैसे शौचालय साफ करना, खाना बनाना, डेक साफ करना, ये सब भी सबको मिलकर करने पड़ रहे थे। तो इस मुश्किल यात्रा के जरिए उनका मुख्य संदेश क्या था दुनिया को? शाहिदुल आलम इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई निजी यात्रा या एडवेंचर नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीनियों, खासकर गाजा के लोगों के लिए है। उनके साथ खड़े होने का एक प्रयास है। उनका मानना है कि अब सिर्फ बातें करने या प्रतीकात्मक विरोध जताने का वक्त नहीं रहा, बल्कि ठोस कार्रवाई करने का समय है। वो दुनिया भर के लोगों से सड़कों पर उतरने, इजरायली सामान का बहिष्कार करने, ज़ायोनवादी विचारधारा का बौद्धिक रूप से सामना करने और अपने नेताओं से जवाबदेही मांगने का आह्वान करते हैं अगर वे इस अन्याय में किसी भी तरह से भागीदार हैं। उनका कहना है, ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय है, हम इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए नहीं देख सकते। और उनका अंतिम शक्तिशाली संदेश है, हम सब अब फिलिस्तीनी हैं। हम सब अब फिलिस्तीनी हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। तो आज हमने गाजा पट्टी की इस बेहद जटिल और दुखद नाकेबंदी को कई अलग अलग कोणों से समझने की कोशिश की। हमने इसकी लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, कैसे 1990 के दशक से शुरू हुई पाबंदियां 2007 के बाद इजराइल और मिस्र द्वारा लगाई गई एक कठोर नाकेबंदी में बदल गई। हाँ, और मावी मार्मरा जैसी घटनाओं से लेकर शाहिदुल आलम जैसे कार्यकर्ताओं के जमीनी अनुभवों को भी सुना। बिल्कुल। और ये साफ है कि ये सिर्फ एक भौतिक नाकेबंदी नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं। इसने 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से गाजा में रहने वाले 20 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी को हर स्तर पर बुरी तरह से प्रभावित किया है। और ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि इतने दशकों के प्रतिबंधों, लगातार अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं और फ्रीडम फ्लोटिला जैसे प्रतिरोध के अनगिनत प्रयासों के बावजूद आखिर ये नाकेबंदी जारी क्यों है? क्या सुरक्षा की चिंताएं हमेशा मानवीय कीमत, लोगों की गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सवालों पर भारी पड़ती रहेंगी? और जैसा कि शाहिदुल आलम पूछते हैं, इस जमी हुई दर्दनाक स्थिति को बदलने के लिए बाहरी दुनिया की, हम सब की क्या भूमिका हो सकती है या क्या होनी चाहिए? ये कुछ सवाल हैं जिन पर सोचने की जरूरत है। आज हमारे साथ इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपको इस महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर और ज्यादा सोचने के लिए कुछ नई जानकारी और नजरिए दिए होंगे। तो अथर क्रॉनिकल को लाइक करें, नीचे अपने विचारों से हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर बनाने की ताकत देता है।